इनकम फ्रॉम सैलरी में आज जिस बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे वो है पेंशन। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको प्रति माह पेंशन मिलती है। अगर कर्मचारी चाहे तो अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा या पूरी पेंशन कम्यूटेट करा सकता है। अगर वो कम्यूटेट कराता है तो उसको दो तरह की पेंशन मिलेगी। एक तो रेगुलर पेंशन जो अनकम्यूटेड पोर्शन है वो उसको पर मंथ मिलता रहेगा, और जितना हिस्सा उसने कम्यूट करा लिया है वो रिटायरमेंट के बाद उसको एज ए कम्यूटेड पेंशन मिल जाएगा। तो अपने को दोनों के प्रोविज़न देखना है कि इनकम टैक्स में दोनों की क्या प्रोविज़न है, जो कम्यूटेड पेंशन मिलती है और जो अनकम्यूटेड पेंशन मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कम्यूटेड पेंशन जो है, जो हिस्सा उसने अपना कम्यूट करा लिया, अगर उसको कम्यूटेड पेंशन मिलती है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो स्टेट का गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और चाहे सेंट्रल का गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वैधानिक निगम के कर्मचारी हो और स्थानीय सत्ता के कर्मचारी, इन सब के लिए कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है। फुल्ली एग्जेम्प्ट जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके लिए भी एग्जेम्प्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेड पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, वैधानिक निगम के कर्मचारी को मिलती है, या स्थानीय सत्ता के कर्मचारी को मिलती है, या जजेस को मिलती है, वो उनके लिए पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मिलती है प्रीवियस ईयर में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो इसके क्या प्रोविजन है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो कम्यूटेड पेंशन के प्रोविजन है उसमें ये देखेंगे कि जब अपन एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा। तो उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर उसको ग्रेच्युटी मिल रही है तो जितनी टोटल पेंशन अगर वो कम्यूट करा लेता, अगर वो अपनी संपूर्ण जो मासिक पेंशन है अगर उसको कम्यूट करा लेता तो टोटल कम्यूटेड पेंशन आ जाती है और उसका 1/3 एग्जेम्प्ट करेगा। अगर इफ ग्रेच्युटी इज ऑल्सो रिसीव्ड, अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या होगा? एग्जेम्प्ट अमाउंट इज इक्वल टू 1/3 इंटू कम्यूटेड अमाउंट ऑफ टोटल पेंशन। जितनी पेंशन उसको मिली उसका कम्यूटेड कितना आ रहा है, उसका 1/3 जो है वो एग्जेम्प्ट करेंगे इफ ग्रेच्युटी ऑल्सो रिसीव। इफ ग्रेच्युटी इज नॉट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय तो ये जो 1/3 है इसकी जगह हो जाएगा 1/2। तो जितनी टोटल कम्यूटेड पेंशन आएगी उसका 1/2 जो है वो एग्जेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से ये दो प्रोविजन हो गए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पर 1/3 और 1/2 टोटल कम्यूटेड पेंशन का कैलकुलेट करेंगे और उसके आधार पर एग्जेम्प्ट करेंगे। तो जितना अमाउंट प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ है उसमें से जितना एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो लेस कर देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। अब एक होता है फैमिली पेंशन। कर्मचारी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को, उसके परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन मिलती है। ये पारिवारिक पेंशन उनके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी जाएगी। तो फैमिली पेंशन को अलग रखें और ये जो पेंशन मिल रही है इसको अपन अलग रखते हैं।
जैसे अगर अपन एक एग्जांपल लें कि ये जो 1/3 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये पर मंथ पेंशन डिसाइड हुई और इसका 60% उसने कमिट करा लिया, 50% कमिट करा लिया, तो 60% हो गया 3,000 पर मंथ। और इस 3,000 पर मंथ के बदले मान लो उसको 80,000 रुपये मिले, तो 80,000 जो रिसीव्ड अमाउंट है कमिटेड पेंशन का, इसमें से एग्जाम कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि अपन ने जो 60% कमिट कराया उसके बदले उसको 80,000 रुपये मिले, अगर वो पूरी कमिट करा लेता तो कितने मिलते। अपन क्या करेंगे कि 80,000 रुपये अगर 60% होता है तो 100% क्या होगा, ये जो अमाउंट आएगा अगर इसको अपन कैलकुलेट करें तो ये आएगा 3,33,000, 1,33,333। इसका 1/3 निकालेंगे, ये एग्जाम्पल होगा अगर ग्रेच्युटी उसको मिल रही है, अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 1/2। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन कम्यूटेड पेंशन का हो जाएगा। तो ये जो प्रोविजन है ये कम्यूटेड और कम्यूटेड पेंशन के लिए। अब प्रश्न आता है कि जो नॉन कम्यूटेड पेंशन है, यानी जो पर मंथ उसको हर साल मिलती रहेगी, तो जिस गत वर्ष में जितनी अनकम्यूटेड पेंशन उसको मिलेगी वो फुल्ली टैक्सेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसके लिए पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी अगर नॉन कम्यूटेड पेंशन उसको मिलती है। तो ये प्रोविजन है पेंशन। आज एक दूसरा पॉइंट और कवर करेंगे और वो है रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, इसके क्या प्रावधान है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, अगर उस एक्ट के अनुसार किसी कर्मचारी की छटनी की जाती है या कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाती है तो उसके बदले कर्मचारी को रिट्रेचमेंट कंपनसेशन मिलता है। तो उस रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, अगर किसी एम्प्लॉय को प्रीवियस ईयर में रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का अमाउंट मिला है तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, उसके लिए अपन 3 अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ए, बी और सी। पहला अमाउंट क्या है कि एक्चुअल रिट्रेचमेंट अमाउंट रिसीव, कितना रिसीव हुआ है एक्चुअल प्रीवियस ईयर में, ये अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा। फिर गवर्नमेंट ने जो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट है, गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट जो है अनुसूचित राशि, वो है 5 लाख। 5 लाख की अधिकतम सीमा होगी इस तरह से। तो मैक्सिमम लिमिट 5 लाख जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, जो शेड्यूल दे रखा है उसके अनुसार। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है उसकी सेक्शन है 25FB, अंडर सेक्शन 25FB अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इस एक्ट के अनुसार जो अमाउंट आएगा वो थर्ड अमाउंट होगा। और ये जो एक्ट का अमाउंट है ये कैसे आता है, 15 डेज सैलरी, 15 डेज एवरेज सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ सर्विस, सेवा के वर्षों का 15 दिन का एवरेज सैलरी। अब यहाँ देखिए
ये 3 अमाउंट है। ए एक्चुअल रिट्रेचमेंट अमाउंट, बी 5 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ने अधिसूचित कर रखे हैं, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा के अनुसार जो अमाउंट आएगा वो होता है 15 डेज एवरेज सैलरी ऑफ द पीरियड ऑफ सर्विस। अब यहाँ पर क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। एक तो पीरियड ऑफ सर्विस कैसे आएगा, यानी उसने कितने साल सेवा की, तो सेवा छोड़ने से पहले उसको, छटनी से पहले उसने कितने साल सेवा की। तो उस सेवा की अवधि निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सेवक की अवधि वर्षों में भी होगी और मंथ में भी होगी। तो 6 महीने से अगर ज़्यादा है तो उसको 1 साल देंगे, उसको 1 साल काउंट करेंगे और उसके आधार पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेट करने के लिए मंथ की सर्विस को भी ध्यान रखेंगे। 6 महीने से ज़्यादा हो तो उसको 1 साल देंगे, 6 महीने बराबर हो या इससे कम हो तो उसको उन मंथ की सर्विस को इग्नोर कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, यहाँ एवरेज सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे कि जिस समय उसको निकाला गया है छटनी के समय, उस मंथ से पहले के 3 कैलेंडर मंथ लेंगे। अगर मान लीजिए उसको अक्टूबर में निकाला गया है तो अक्टूबर से पहले सितंबर, अगस्त और जुलाई, इन 3 महीनों की सैलरी को ऐड करेंगे और इनमें जितने डेज होते हैं उससे डिवाइड करेंगे। अगस्त में, जुलाई में और सितंबर में मिलाकर 92 डेज है तो 92 डेज से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे, पर डे सैलरी आ जाएगी। पर डे को 15 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे और ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सी अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि लास्ट कैलेंडर 3 मंथ जो है उसकी एवरेज सैलरी लेंगे पर डे, तो नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, यहाँ बड़ा डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ पर इसमें यह लिखा गया है कि केवल आपको बोनस को नहीं लेना है, उसको जो कर्मचारी की जो वेतन है उसमें एक तो बोनस को नहीं लेना है, एक ग्रेच्युटी नहीं लेनी, और एक भविष्य के लिए, कर्मचारी के कल्याण के लिए जो भी फंड बनाए गए हैं उनको नहीं लेना। तो इन तीनों चीज़ों को छोड़कर बाकी सब चीज़ें लेंगे, चाहे वो मॉनेटरी रेमुनेशन मिला उसको, चाहे नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब सुविधाएं। तो जब सुविधाओं का मूल्य लेंगे तो उनका बाजार मूल्य लेंगे, एक बात। और दूसरे जो उनको भत्ते मिल रहे हैं वो भत्ते की सकल राशि लेंगे, क्योंकि कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो कर मुक्त भी होते हैं, तो टैक्सेबल अमाउंट थोड़ा अलग होता है, और जो सकल राशि जो उसको मिली है वो लेंगे अपन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सेबल अमाउंट नहीं लेना है बल्कि ग्रॉस अमाउंट लेना है अलाउंसेस, और सुविधाओं का मूल्य भी बाजार मूल्य के आधार पर लेना है। तो इन सब को सारा रेमुनेशन उसका ऐड करेंगे तो यहाँ मीनिंग ऑफ सैलरी आएगा, और उसके आधार पर अपन एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ डिफरेंट मीनिंग आपको ध्यान रखना है, मीनिंग ऑफ सैलरी। अब छटनी का मतलब क्या है, छटनी में क्या शामिल हो सकता है कि अगर कोई नियोक्ता का व्यापार बंद हो रहा है या उसके व्यापार बहुत कम हो गया जिसके कारण कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी, तो ये रिट्रेचमेंट कंपनसेशन में कवर होगा। लेकिन अगर किसी को कर्मचारी की सेवा शर्तों में परिवर्तन होता है या उसको सामान्य प्रक्रिया में उसको सेवा से अलग किया जाता है, तो वो छटनी के कारण नहीं है, वो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन में कवर नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज बिंदु और देखना आपने को यहाँ पर कि कुछ कर्मचारियों के लिए ये रिट्रेचमेंट कंपनसेशन एग्जेम्प्ट होता ही नहीं, क्योंकि एग्जाम करना है तो अपने को ए, बी और सी इन तीनों में से विच एवर इज लोअर, जो तीनों में से कम होगा वो एग्जाम्प्ट अमाउंट होगा। ए अमाउंट, बी अमाउंट और सी अमाउंट, विच एवर इज लोअर एग्जाम्प्ट अमाउंट होगा। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके लिए ये रिट्रेचमेंट कंपनसेशन बिल्कुल भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा, यानी जितना रिट्रेचमेंट कंपनसेशन मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब ये कर मुक्ति का लाभ नहीं मिलता? वो पहला कर्मचारी कौन है? मुख्यतः प्रबंधक या प्रशासक के रूप में नियुक्त हो। अगर कर्मचारी एज ए मैनेजर और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ है तो उसको ये रिट्रेचमेंट
कंपनसेशन का अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं है। इसी तरह अगर वो अधीक्षक के रूप में प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक वेतन पा रहा है तो भी ये कर मुक्ति उसको नहीं मिलेगी। तीसरा, अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुआ लेकिन कार्य मुख्यतः प्रबंधक का कर रहा है तो उस कर्मचारी के लिए भी ये कर मुक्ति लागू नहीं होगी। तो इन 3 परिस्थितियों में इन 3 कर्मचारियों के लिए रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होगा, पूरा टैक्सेबल होगा। अगर छटनी पर जो ये देय क्षतिपूर्ति है इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा किसी अनुमोदित योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी को राशि प्राप्त हुई है तो ऐसी क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। अगर केंद्र सरकार की किसी योजना के अंतर्गत मिली तो एग्जाम करेगा। तो ये प्रोविजन है जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन से संबंधित है। तो आज अपन ने 2 चीज़ें देखी, एक तो पेंशन और एक रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो इसके जो इलस्ट्रेशन है आपको किताब में वो दोनों देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इसके प्रोविजंस को आप जो है अच्छी तरह से पहले पढ़कर और फिर उसका प्रैक्टिकल जो इलस्ट्रेशन दे रखा है वो उसको कवर करें।